हेलो एवरीवन, आ गई हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर। आई होप आप लोगों ने पहला वाला पार्ट जरूर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो अभी जाकर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गुजिन होता है ना, वो फिंगलिंग से कहता है कि तुमने डोंग हुआ के जो डिसिपल है उसको प्रोवोक करने की कोशिश की है, तो ऐसे तो तुम नहीं जा सकते हो। तो कहता है कैसे जा सकता हूँ, मुझे बताओ ना। कहता है अच्छा चलो ठीक है, एक डीमन है, अगर तुम उसे वापस पकड़ कर ले आओगे ना तो मैं तुम्हें इमोर्टल ब्रू देने की कोशिश करूंगा। कहता है सच में तुम दे सकते हो। कहता है कि हाँ बिल्कुल दे सकता हूँ, जाओ अभी पकड़ कर लाओ। वो इस बात को सुनना था, वो बहुत पावरफुल कोई चीज होगी तो वो उड़ कर जाने लगता है उस चीज को लेने के लिए, क्योंकि उसे वो शक्ति मिल जाएगी। लेकिन इतनी ही देर में जो गुजिन होता है ना, उसको वापस लाकर जमीन पे पटक देता है। सब हंसने लगते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर इम्प्रेस भी ये सब कुछ देखा करती थी। गुजिन ने तालिस्मान का यूज किया था। कहता है क्लाउड स्टिकिंग ट्रिक का नाम सुना है। कहता है कि गुजिन तुमने मेरे साथ ट्रिक खेला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो तो उसका गला ही पकड़ लेता है। गुजिन बोलता है तुमने जो मेरा रिच चलाया उसका क्या। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक डिसिपल आता है, बोलता है कि पीछे इम्प्रेस खड़ी देख रही है, कम से कम उसका तो लिहाज कर लो वरना क्या होगा। दोनों एक दूसरे का गला छोड़ देते हैं। सबको हॉल में बैठने के लिए कहा जाता है। पीछे हम देखते हैं कि जो फायर फ्योनिक्स होती है कहती है कि आखिर ये लड़का कौन है। अभी हम चंगो हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोग अब बैठ गए होते हैं और वहां पर अब आने वाली थी पीकॉक प्रिंसेस हुआशु, जो कि बहुत खूबसूरत होती है। और उन्हें ना ऐसा कोई लड़का नहीं जो देखे ना, जो कि रेड ड्रेस पहन रखी होती है। गुजिन का ध्यान ही उसकी तरफ नहीं होता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि हुआशु की एंगेजमेंट किसी और से भी हो चुकी है, लेकिन वो इतनी खूबसूरत है कि लोग उसे देखे बिना नहीं रह सकते हैं। तभी वो लड़का बोलता है कि ये यंग पीकॉक प्रिंसेस तब तक ही खूबसूरत है जब तक हमारी फायर फ्योनिक्स प्रिंसेस नहीं आ जाती। जैसे वो आ जाएगी तो तुम इसको देखना छोड़ दोगे, उसके पीछे जुट जाओगे। पता चलता है कि पीछे कुछ लड़कियां बैठी होती है ना, कहती है देखो देखो ये पीकॉक प्रिंसेस शो ऑफ के लिए सब कुछ पहन कर आई है। जिस दिन फायर फ्योनिक्स प्रिंसेस आ गई, जिनके पास ट्रू जेड है ना, उस दिन ये भी अपनी जगह पर आ जाएंगी। यहाँ पर उसके फादर भी उसको थोड़ी सी सांत्वना देते हैं कि कोई बात नहीं, जो लोग ये लोग कह रहे हैं ना कहने दो, तुम असल में प्रिंसेस हो और रहोगी। उधर से हम देखते हैं फायर फ्योनिक्स ना उड़ते हुए पूरे हॉल का ना एक एक लोगों का बढ़िया सा मुआयना कर रही होती है। भाई हम देखते हैं यहाँ पर इम्प्रेस को पता चल जाता है कि कोई अगल बगल है जो राउंड लगा रहा है। भले ही वो रूप बदल कर आई थी, लेकिन इम्प्रेस की नजरों से कैसे बच सकती है, आखिर उन्होंने उसको बनाया है। सामने नहीं आती तो फिर वो अपनी पावर का यूज करती है। धीरे धीरे वो रेड ड्रेस में एकदम सामने आ जाती, कहती अपना मुंह क्यों छिपा रही हो, मैंने ही तुम्हें ये ट्रिक सिखाई और आज तुम मेरे ऊपर ही यूज कर रही हो। चलो बताओ क्यों उड़ रही थी। यहाँ पर उसके चेहरे पर लगा होता है मास्क, तो वो उसको हटा देती है। ब्यूटीफुल फायर फ्योनिक्स प्रिंसेस सामने होती है। तीना तो मुझे कैसे पता चलता है कि आप मेरी शादी ना किसी से भी कराई दे रही हैं, लेकिन मैं एक बात साफ बता देती हूँ, मेरी शादी है तो डिसीजन भी मेरा होगा। मैं किसी के कहने पर शादी नहीं करूंगी। ये मुझे नहीं पता ये तुमने इतना टेम्पर कहाँ से सीख लिया, कहती है आपसे। इस पर इम्प्रेस हंसने लगती है। थोड़ी देर के लिए ये शांत हो जाती है। ये कहती है आप मुझे कुछ बातें बताएंगी। कहती है क्या हुआ। कहती है कि क्या यहाँ पर सच में जितने भी इमोर्टल हैं वो पहले से ही डेस्टिनाइड होते हैं, कि कुछ लोग बहुत अच्छे होंगे कुछ लोग बहुत बेकार होंगे। कहती है क्यों, तुम ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो, बताओ। तब यहाँ पर यिन कहती है मैंने कुछ फीमेल इमोर्टल्स को देखा जो पावरफुल इमोर्टल से शादी करने के लिए परेशान है, और सेम ना मेल्स के साथ भी यही है कि वो प्रॉपर्टी और सब कुछ देख कर ही ना उनसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपना ओहदा बढ़ाना चाहते हैं। तब यहाँ पर इम्प्रेस कहती है दूसरे क्या सोचते हैं तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि तुम्हें उनकी सोच से एकदम अलग ही रहना है। तुम्हारी सोच ज्यादा डिपेंड करती है और तुम्हें पता है कि तुम एक प्रिंसेस ही बॉर्न हुई हो। कहती है कि नहीं, मैं क्वीन नहीं बनूंगी, मुझे इतना पता है कि ये मैं ना अब पूरी दुनिया देखूंगी। मैं वापस आऊंगी तो जब थ्रोन के लिए कंपटीशन होगा तब देखूंगी। तब यहाँ पर इम्प्रेस कहती तुम्हें क्या लगता है थ्रोन पाना बहुत इजी होता है। हर फायर फ्योनिक्स को बहुत ही काउंटलेस डिजास्टर से गुजरना पड़ता है। तुम्हें शायद कुछ चीजों का पता ही नहीं है और तुम बहुत ही ज्यादा सफर करने वाली हो, तुम्हारा जन्म ही इसीलिए हुआ है। अब हम एबिसल प्रिजन को देखते हैं, जहां पर बहुत खतरनाक मंजर दिखाया जाता है। एक फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर एक लेडी होती है जो कि शायद उसमें कैद है और वहां से निकल नहीं पा रही है। वहां पर एक आदमी बोलता है कि
गॉड, हमने बहुत सारी चीज़ों करने की कोशिश की लेकिन ये जो प्रिजन है वो हट नहीं रहा है। तब डेविल का नाम होता है झाओइंग। झाओइंग बोलता है कि घंटे बाद फायर फियोनिक्स का जन्म होगा और उसी के पास फायर फियोनिक्स जेडे है। इतना सुनना था कि उस लड़की की आंखें खुल जाती। हमें पता चलता है कि वो लड़की बोलती है कि मुझे इमोर्टल्स और डीमंस ने दोनों ने मिलकर पहले यहाँ पर कैद कर दिया। मैंने बहुत लंबा इंतजार किया है इस दिन के लिए। फाइनली वो दिन आ गया। जाओ फायर फियोनिक्स से जेडे लेकर आओ। उस फेंग यॉन की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब हमें पता चलता है कि वो क्विंगलिंग है जो कि डीमन है, जो इधर लिंगफेंग होता है ना, उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। कहती है कि तुम हुआशु को बहुत नजरें भर भर के देख रहे थे, मैंने तुम्हें वहां पर देखा। कहता है नहीं नहीं, मैं उसे नहीं देख रहा था, मैं तो बस अपने दोस्तों से बात कर रहा था। सामने से जो गुजिन होता है ना वो आ रहा होता है क्योंकि वो रास्ता भटक गया होता है। कहता है कि पता नहीं कहाँ पर चले। लड़की कहती है कि हाँ, थोड़ी देर में फायर फियोनिक्स आ जाएगी तो तुम उसको भी जी भर कर देखोगे, कहोगे कि मैं अपने दोस्तों से ही बात कर रहा था। लेकिन तुम इतना जान लो कि अपने सपने में ही सोचना कि वो तुम्हें देखेगी। अभी यहाँ पर वो लोग बात करने लगते हैं गुजिन की कि वो भी ट्रू गॉड है और ट्रू गॉड की आइडेंटिटी अभी तक हाइड है। हमें पता चलता है कि जो लॉन्ग हुआ थे उनको लगता है ये जो बात है कि वो ट्रू गॉड का बेटा है किसी को नहीं पता है, बट असल में तो कई लोगों को ये सारी चीजें पता है। लिंगफेंग बोलता है बहुत ही अगली दिखता है गुजिन, इसीलिए तो उसे कोई देखता नहीं है। और ट्रू गॉड उसको कौन बोल सकता है, उसके आगे ना तो कोई भी खड़ा हो जाए, बस उसकी फैमिली बहुत अच्छी है इसी वजह से लोग उसका साथ देते हैं, वरना उसकी तो कोई औकात नहीं है कि किसी के सामने खड़ा हो पाए। गॉड रेलम में हुआ है सब उसी की वजह से हुआ है। मैंने सुना है कि उसकी मदर का ना लव अफेयर था किसी इमोर्टल के साथ। मे बी हो सकता है कि वो उसका बायोलॉजिकल सन ही ना हो। जब उसके फादर की डेथ हुई हो तो उसके फादर को पता चल गया हो कि उसका बेटा नहीं है, तो उसे छोड़कर चला गया और वहां पर उसकी डेथ हो गई। इसीलिए शायद उसकी माँ ने वहां से भी भेज दिया। इतना सुनना था कि गुजिन को गुस्सा आ जाता, कहता चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा, और उसको जाकर मारता है। ये सारी बातें कोई और नहीं बल्कि यिन सुन रही होती है कि ये बदतमीज लड़का बस कुछ भी बोले जा रहा है। और उधर गुजिन ना मारे जा रहा था। कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब बोलने की, और तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। कहता है कि काम से काम क्या रखूं, जो सच है वही बोल रहा हूँ। इतने में लिंगफेंग को गुस्सा आ जाता है, वो गुजिन को लगातार मारने लगता है। कहता है से भी औकात नहीं है ट्रू गॉड बनेगा, और पेट पर बहुत तेज से पैर मार देता है। उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। वो लड़की ही लिंगफेंग को रोकने की कोशिश करती है कि उसे मत मारो, लेकिन वो अपनी पावर का यूज कर देता है, उसे ऊपर उठा देता है। इसका सर अलग कर दूंगा। तो गुजिन कहता है कि नीचे उतारो मुझे, नीचे उतारो, लेकिन वो नहीं सुन रहा होता है। कहती है कि हम लोग ट्रबल में आ जाएंगे, मैं सच बता रही हूँ कि इसे छोड़ दे। मैं छोड़ूंगा नहीं, पहले इसकी मेमोरी इरेज करूंगा क्योंकि हमारी कन्वर्सेशन इसने सुन ली है। अगर इरेज नहीं किया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पीछे से ये इन सबको सुना करती है। लड़की कहती है लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ ना तो बहुत उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हर कोई ये पावर यूज नहीं कर सकता है। कहता है मैंने अपने फादर से सीखा है, मैं इसकी आधी मेमोरी तो हटा ही सकता हूँ। वहां पर वो अपनी पावर के जरिए उसकी मेमोरी हटाने की कोशिश करने लगता है। इस बात से उसको बहुत दर्द भी हो रहा होता है। कहता रुक जाओ रुक जाओ। तब यिन यहाँ पर फैसला लेती है उसे बचाने का। अपना चेहरा नहीं दिखाती है, लेकिन अपनी पावर यूज करती है तो वो अपने आप को थप्पड़ मारने लगता है। लगातार इधर से उधर थप्पड़ पे थप्पड़, और फिर उसे ऊपर उठा देती है। पीछे से पिकॉक प्रिंसेस भी आ जाती है, जो फायर फियोनिक्स को ये सब कुछ करते हुए देख लेती है, लेकिन उन्हें भी नहीं पता चलता है कि ये फायर फियोनिक्स है क्योंकि शकल छिपी हुई होती है। गुजिन भी देख लेता है रेड ड्रेस में कोई है। अब यहाँ पर जो पीछे लड़की खड़ी होती है कहती है रेड ड्रेस मतलब प्रिंसेस हुआसु। अब प्रिंसेस हुआसु, उन लोगों को कंफ्यूजन हो गई होती है कि ये प्रिंसेस हुआसु है। प्रिंसेस हुआसु माफ करिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, माफ करिएगा। देखते फिंगलिंग जो है गुजिन से कहता है कि एक लड़की ने तुम्हें बचाया है, ये बताते हुए भी तुम्हें शर्म आएगी। अब वो भाग कर जाता है। कहता है प्रिंसेस हुआसु मेरी बात सुनिए। कहता है कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरी जान बचाई, अगर आप मेरी जान आज नहीं बचाती ना बहुत दिक्कत हो जाती। मैं गुजिन डेजे माउंटेन से, तो बहुत छोटा सा फेवर है, इसमें थैंक यू बोलने की क्या जरूरत। कहता है ओह सही में आप ही थी। वो भी झूठ बोल देती है, वो अपनी हैंकी उसको देती है। जो एहसान है ना उतार कर रहूंगा। आपको बताइए, आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। कहती मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वहां पर जो प्रिंसेस की मेड होती है ना कि इनको चाहिए जो आप कभी नहीं ला सकते। कहते बताओ बताओ मैं लेकर आऊंगा, बताओ तो। कहती है फायर फियोनिक्स जेड है जो कि अभी फियोनिक्स के अंदर है। तब इस पर पिकॉक प्रिंसेस कहती है कि तुम बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड हो, तुम नहीं ला पाओगे। कहता है नहीं नहीं मैं ला सकता हूँ, देखना मैं जरूर लाऊंगा। वहां पर वो भी बेवकूफी वाली बात कर देता है। कहता है जेडे तो
जरूर लाऊंगा, और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ पर उसकी मेट कहती है आपने झूठ क्यों बोला, उसकी जान बचाई बल्कि आपने बचाई भी नहीं। कहती बचाई रेड ड्रेस वाली ने है, लेकिन क्या पता आगे चलकर ये मेरे काम आ जाए, और वैसे भी माउंट जेडे ने मुझे अपने अंदर खुद ग्रहण करने की कोशिश की है, तो अच्छी बात है ना, मैं इसको रिजेक्ट कैसे कर सकती थी। इधर हम देखते हैं कि जो वो डीमन होता है वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सीजिंग फायर बॉर्डर लगा हुआ है, अब वो तोड़ तो सकता नहीं था। और आ जाता है गुजिन। गुजिन को देखकर वो डीमन कहता है कि ये भला यहाँ पर क्या कर रहा है। गुजिन को पता भी नहीं चलता है, और उसके हाथ क्योंकि कट चुका होता है, और वहां से एक बूंद ब्लड की निकल जाती है, और वो बूंद जो है जाकर बैरियर से टकरा जाती है। जैसे ही बैरियर से टकराती है वो बूंद, तो वो बैरियर उसको अपनी तरफ खींचने लगता है। वो पीछे से पावर के जरिए पेड़ में अपने आप को बांधता है कि उसके पास ना जा सके। पर हम उस डीमन को देखते हैं तो उस धागे को ही काट देता है, जिसकी वजह से बेचारा वो वहां पर अपने आप को बांध कर रखा हुआ था। अब वो जैसे ही वो रस्सी कटती है वो अंदर जाकर गिर जाता है। मन भी घुसने की कोशिश करता है, लेकिन बैरियर बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, तो वो फिर से पीछे चला जाता है। कहता है मैं क्यों नहीं जा पाया अंदर। इतनी देर में वहां से अजीब तरीके से उस पेड़ से एनर्जी निकलने लगती है। शायद उसका ब्लड और फ्योनिक्स के बीच कोई अपोजिट रिएक्शन हो रहा था, क्योंकि जितनी भी पावर थी वो अपने अंदर एब्सॉर्ब किए ले रहा था। अपनी आंखें खोलती है और वहां पर मुंह से ब्लड भी निकलने लगता है। वो कहता है मैं ये नहीं चाहता था, मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है, प्लीज रुक जाओ रुक जाओ। देखते हैं कि डीमन ने उसके अंदर जेड देख लिया था, जो कि वहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा था, और वहां पर बहुत तेज से धमाका होता है कि जो डीमन होता है ना वो अंदर चला जाता है। इम्प्रेस और बाकी सबको भी पता चल चुका होता है। अब जैसे ही सब लोग वहां पर जाते हैं देखते हैं कि वहां पर तो फायर फियोनिक्स है ही नहीं, सिर्फ वहां पर गोल घेरा बना हुआ है, नीचे बैठा हुआ होता है। इम्प्रेस तो बहुत डर जाती है कि कहाँ गई फायर फियोनिक्स। अपनी पावर का यूज करती है, 2-3 बार करती, कहती है यहाँ पर कोई भी इमोर्टल पावर नहीं है। कहती है कि सोल बर्निंग लैंप मुझे दो। सोल बर्निंग लैंप वहां पर आती है, फॉक्स क्वीन वहां पर होती है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। वो दोनों जब चेक करती हैं तो 3 रियलम में कहीं भी उसको थोड़ा सा भी एसेंस भी नहीं होता है, ताकि उसको स्मेल करके पता किया जा सके यहाँ से हमेशा के लिए जा चुकी है। सब कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, हजारों साल की मेहनत के बाद कहीं जाकर वो तैयार होती है। फायर फियोनिक्स वो हमारी क्वीन थी। कहते हैं सारी गलती किसी और की नहीं, इस गुजिन की है, इसकी वजह से सब कुछ हुआ। कहता है तो मैं तो बस यहाँ पर फायर फियोनिक्स जेडे देखने आया था। कहती है कि क्या जरूरत थी देखने की, मैं बस वो फियोनिक्स जेडे देखना चाहता था। कहते हैं कि क्यों देखना चाहते थे, किसने कहा था तुमसे। अब वो पीकॉक प्रिंसेस की तरफ देखता है, लेकिन उसका नाम नहीं लेता है। मैं बहुत दूर था, बहुत दूर, लेकिन पता नहीं कैसे मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा, और ये सारी चीजें मुझे अपनी तरफ खींचने लगी। मैं अपने आप को पीछे रखे हुए भी था। ब्लैक पावर ने आकर उस रस्सी को काट दिया और मैं अंदर जाकर गिर गया। लोग कहते हैं कि इसे थंडरबोल्ट स्ट्राइक के जरिए सजा दी जाए। सब कहते हैं हाँ सजा दी जाए, सजा दी जाए। वो नीचे बैठ जाता है, कहता है आप जो सजा देंगी मैं तैयार हूँ। नोल्ड अंकल कहते हैं इसे छोड़ दो। कहता है नहीं अंकल, मैं सजा पाने के लिए तैयार हूँ। मेरी वजह से फायर फियोनिक्स इस दुनिया से गई है ना, तो मैं जो भी सजा आप देंगे उसके लिए तैयार हूँ। आप बस दीजिए सजा मुझे। और इसी के साथ ये पार्ट पर फिनिश हो जाता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।